वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने मगध एम्पायर को देखना स्टार्ट किया था और हमने बेसिकली ओवरव्यू लिया था मगध एम्पायर का और ये देखा था कि मगध एम्पायर में एक के बाद एक जो डायनेस्टी आई वो कौन कौन सी आई थी। और हमने बृहद्रथ और हरंक्या डायनेस्टी को कंप्लीट कर लिया था। हमने कुछ राजाओं के बारे में देखा था, जैसे कि हरंक्या डायनेस्टी के बिंबिसारा, अजाशत्रु, उदयीन और नागदक्षा। आज हम शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। देखिए, जो हरंका डायनेस्टी के सबसे आखिरी राजा थे वो थे नागदक्षा और इनकी हत्या कर देता है शिशुनाग और अपनी डायनेस्टी बनाता है शिशुनाग डायनेस्टी। तो हरंक्या डायनेस्टी के बाद में शुरू होता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी, जो कि फाउंड करता है शिशुनाग लास्ट हरंकियन किंग नागदक्षा को मारकर। तो शिशुनाग जो है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी एंड ही किल्ड नागदक्षा और नागदक्षा लास्ट रूलर होता है हरंक्या डायनेस्टी का। शिशुनाग की सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी अवंती को हराना। हमने देखा था कि मगध और अवंती दोनों ही जो महाजनपद थे वो पावरफुल थे और बिंबिसारा ने अवंती के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी और राजा प्रद्योत से मेकअप भी कर लिया था, लेकिन फिर भी अवंती इनके कैप्चर में नहीं आया था और अजाशत्रु भी अवंती के खिलाफ थ्रेट महसूस कर कर अपनी कैपिटल सिटी को फोर्टिफाई करता है, राजगीर को फोर्टिफाई करता है। इसके बाद में उदयीन जो हैं कैपिटल को शिफ्ट करते हैं राजगीर से पाटलिपुत्र और फिर शिशुनाग डायनेस्टी शुरू हो जाती है। तो शिशुनाग की जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी, इट वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती और अवंती की कैपिटल थी उज्जैन। तो इसी के साथ अवंती को हराने के बाद में ये जो 100 साल की राइवलरी चल रही है अवंती और मगध के बीच में, ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब अवंती हार जाता है और अवंती अब मगध में शामिल हो जाता है। अवंती जो है ये मालवा वाला रीजन है और अवंती की कैपिटल होती है उज्जैन। तो शिशुनाग की जो कि फाउंडर थे शिशुनाग डायनेस्टी के, इनकी सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती, अवंती यानी मालवा विद कैपिटल उज्जैन। और इसी के साथ में मगध और अवंती की राइवलरी ख़त्म हो जाती है और अवंती अब से मगध का पार्ट बन जाता है। शिशुनाग के बाद में राजा बनता है इनका बेटा काल अशोक। काल अशोक ने दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि वैशाली में हुई थी उसे स्पॉन्सर किया था 383 बीसी में। काल अशोक के बाद में आते हैं नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो है ये सबसे लास्ट रूलर हैं शिशुनाग डायनेस्टी के और इनकी हत्या कर देता है महापद्मानंदा और नंदा डायनेस्टी की स्थापना करता है। तो नंदीवर्धन के बाद में आती है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी की स्थापना करता है महापद्मानंदा। अब जरा नंदा डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मगध के अब तक के सबसे पावरफुल रूलर थे। जो भी डायनेस्टी हमने देखी अभी, बृहद्रथ डायनेस्टी, हरंक्या डायनेस्टी, उसके बाद में शिशुनाग डायनेस्टी, तो इन तीनों को अगर आप कंपेयर करें नंदा डायनेस्टी से, तो नंदा डायनेस्टी इन तीनों से ज़्यादा पावरफुल थी मगध में। मगध वाला एरिया जो था, मगध एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे नंदा डायनेस्टी जो है सबसे पावरफुल थी क्योंकि इसके रूलर्स बहुत पावरफुल थे। इसके बाद में अलेक्जेंडर का जब इन्वेजन होता है, हमें ये कैसे पता लगता है कि मगध में अब ये जो नंदा डायनेस्टी रूल कर रही है, नंदा डायनेस्टी सबसे पावरफुल थी मगध में, ये हमें कैसे पता लगेगा? जो अलेक्जेंडर है उसका इन्वेजन होता है नंदा डायनेस्टी के समय में। टू बी प्रिसाइज,
जो धनानंद होते हैं, धनानंद के समय में अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है और अलेक्जेंडर जो है वो अटैक नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी जो सेना होती है वो मना कर देती है धनानंद पे अटैक करने के लिए, क्योंकि धनानंद की बहुत बड़ी आर्मी होती है। तो अलेक्जेंडर जो धनानंद के टाइम में इंडिया में इन्वेजन करता है वो आगे नहीं मूव कर पाता क्योंकि जो नंदा हैं वो एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करके रखते थे। नंदा बहुत रिच भी थे, इस वजह से भी हमें पता लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल रूलर थे। अगर पैसा होगा तो अपने काम काज कर पाएंगे, आर्मी को फीड कर पाएंगे, पैसा नहीं होगा तो आर्मी को फीड नहीं कर पाएंगे। तो नंदा रिच भी थे, इसलिए ये पावरफुल हुए। हमें ये भी पता लगता है कि नंदा ने जो कलिंगा के राजा थे खारावेला, छेदी डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे, उन्हें युद्ध में हराया था और वहाँ से वो जीत के विक्ट्री ट्रॉफी, एज अ विक्ट्री ट्रॉफी जीना की इमेज लेकर आए थे। ये हम आगे देखेंगे अभी। तो खारावेला किंग ऑफ कलिंगा, कलिंगा के जो राजा थे खारावेला छेदी डायनेस्टी के, उन्हें नंदा ने हराया था। तो ये वो कारण थे कि जो मगध है वो बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी उसमें जो थी वो नंदा डायनेस्टी थी। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल रूलर थे। देखिए, अलेक्जेंडर इन्वेड नहीं कर पाया, ये बहुत ही रिच थे और इन्होंने खारावेला को हराया था जो कि कलिंगा के राजा थे। तो यहाँ से पता लगता है कि जो नंदा डायनेस्टी थी वो बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी। तो अब बात करते हैं हम महापद्मानंदा की। महापद्मानंदा, इन्होंने नंदा डायनेस्टी को स्थापित किया, नंदा वंश की स्थापना करी इन्होंने। और इन्होंने किसकी हत्या करी थी? नंदीवर्धन, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के आखिरी राजा थे, उनकी हत्या करके महापद्मानंदा नंदा डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। महापद्मानंदा को महापद्मानंदा को अपूर्व परशुराम भी कहा जाता है, ये इनका दूसरा नाम है, ये हम याद रखेंगे। तो इन्होंने कलिंगा को कॉन्कर किया था, कलिंगा पर फतह करी थी महापद्मानंदा ने। जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है खारावेला के, जो कि कलिंगा के राजा हैं, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ द किंग ऑफ कलिंगा खारावेला, जो कि छेदी डायनेस्टी के हैं। यहाँ से हमें पता लगता है कि नंदाज ने कलिंगा को कॉन्कर किया था और कॉन्कर करने के बाद में महापद्मानंदा यहाँ से किंग जिनसेन की स्टैचू लेकर आया था। जो चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी, विक्ट्री ट्रॉफी लेके आया था वो जीना की इमेज। तो हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन से हमें पता लगता है, हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन किसकी थी? खारावेला, जो कि कलिंगा के राजा थे छेदी डायनेस्टी के। तो इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से, कि महापद्मानंदा ने कलिंगा को हराया था, खारावेला को हराया था। और वहाँ से फिर जीत के सिंबल में, विक्ट्री के सिंबल में, वो किंग जिनसेन की स्टैचू लेकर आया था और उसने कलिंगा में एक कैनाल भी बिल्ड करी थी। तो ये भी हम याद रखेंगे महापद्मानंदा में, कि एक कैनाल कलिंगा में बिल्ड करी थी महापद्मानंदा ने, और यह हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। देखिए, एक कैनाल गुजरात में जो सुदर्शन लेक की हम बात करते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर पर बिल्ड करी गई थी और उसे आगे जाके 3 राजाओं ने उस पर रिपेयर वर्क कराया था। ठीक है, तो उस सुदर्शन लेक पे रिपेयर वर्क अशोक ने, रुद्रदमन ने और स्कंदगुप्ता ने कराया था। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कैनल की, वो कलिंगा में कैनाल है और वो महापद्मानंदा ने बनवाई थी। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हमें ये भी बताता है, जो कलिंगा के राजा थे खारावेला, उन्होंने जो साउथ के 3 किंगडम थे, चोला, चेरा और पांड्या, उनको डिफीट किया था। तो ये भी चीज़ हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता लगती है। इसके बाद में आते हैं धनानंद। धनानंद बेटे होते हैं महापद्मानंदा के। तो धनानंद के बारे में अब हम देखते हैं। धनानंद जो हैं आखिरी रूलर होते हैं नंदा डायनेस्टी के।
और इनके समय में ही अलेक्जेंडर इंडिया में अटैक करता है, लेकिन फर्दर आगे मूव नहीं करता है और धनानंद पे अटैक नहीं करता है, क्योंकि धनानंद की आर्मी जो है वो बहुत ही बड़ी होती है। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की हेल्प से धनानंद को मार देते हैं, क्योंकि धनानंद की जो टैक्स रिजीम्स होती हैं वो बहुत ही ऑप्रेसिव होती हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य इन टैक्स रिजीम्स की वजह से कौटिल्य की हेल्प लेकर धनानंद की मृत्यु कर देते हैं। तो इसके बाद में हम आगे चंद्रगुप्त मौर्य का वंश पढ़ेंगे, मौर्यन डायनेस्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पहले हमने देखा कि अलेक्जेंडर धनानंद के टाइम में इन्वेजन कर रहा है। तो इस समय में क्या होता है, कुछ इन्वेजन्स होते हैं, पर्सियन इन्वेजन और मैसेडोनियन इन्वेजन, यानी कि ईरानियन और ग्रीक इन्वेजन होते हैं यहाँ पे, तो उन्हें भी हम देखेंगे पहले। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन्वेजन्स, पहला फॉरेन इन्वेजन, उसके बाद में फिर एक गुप्ता इरा जब चलेगा उससे पहले फॉरेन इन्वेजन होगा, तो दूसरा फॉरेन इन्वेजन हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम मगध पर थे, तो मगध पर हमने देख लिया है किस तरीके से रूल हुआ। पहले बृहदर डायनेस्टी, उसके बाद हरंक्या डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, फिर उसके बाद में नंदा डायनेस्टी। तो अब धनानंद की भी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं कि मगध के कॉजेस क्या क्या थे, कि वो मगध जो है इतना सक्सेसफुल रहा, जो मगध एम्पायर है वो इतना सक्सेसफुल कैसे रहा। ये देखिए, मगध ने क्या हुआ, अब फाइनली सभी को कैप्चर कर लिया है और अवंती को भी कैप्चर उसने कर लिया है, अवंती महाजनपद। तो मगध के इतना पावरफुल होने के कारण क्या क्या रहे। सबसे पहला कारण था, जो मगध में जो भी डायनेस्टी आई और उसके जो राजा हुए वो बहुत ही ग्रेट थे वारफेयर में, बहुत ही पावरफुल किंग रहे, उनकी रणनीतियाँ बहुत अच्छी रहीं और उन्होंने सभी मीन्स अपनाए, पावर, फेयर एंड फॉल। तो मतलब आपको लड़ाई जीतनी है चाहे कैसे भी आप जीतें, इसी सिद्धांत के साथ में ये जितने भी राजा थे मगध के, ये इसी तरीके से अपने किंगडम को आगे बढ़ाते रहे। जैसे कि हमने देखा अजातशत्रु, वो रिलेशंस की कोई रेस्पेक्ट नहीं करता था। उसकी माता जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, तब भी उसने वैशाली के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, और कारण क्या दिया, रीज़न क्या दिया, कि वो अलाइज थे कौशाला किंगडम के। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इन्होंने सभी मीन्स लगाए अपने किंगडम को एनलार्ज करने के लिए। राजा बहुत ही ग्रेट थे, पावरफुल थे। इसके बाद में मगध की कुछ एडवांटेज थी उसकी जोग्राफ़ी, जैसे कि जो मगध का एरिया है वहाँ का जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है। सॉइल फर्टाइल होने से क्या फ़ायदा मिला, जो एग्रीकल्चर हुआ वहाँ पर वो सरप्लस हुआ, यानी कि बहुत अच्छा एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। और जब एग्रीकल्चर आपके पास में सरप्लस हो रहा है तो आप उस सरप्लस प्रोड्यूस को आप दूसरी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये लोग अपनी आर्मी को सरप्लस एग्रीकल्चर की हेल्प से बढ़ाते रहे। इसके बाद में ह्यूज आयरन डिपॉजिट्स यहाँ पे मिलते हैं, फर्टाइल सॉइल हो गया, ह्यूज आयरन डिपॉजिट्स यहाँ पर मिले इस एरिया में। तो आयरन की हेल्प से क्या हुआ, जो वेपन्स थे जो आर्मी यूज़ करती थी वो वेपन्स इफ़ेक्टिव बनने लगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी बहुत हेल्प हुई आयरन टूल्स की। जो इनकी कैपिटल थी राजगीर, वो 5 हिल से सराउंडेड थी, तो कोई भी जो एनिमी है वो राजगीर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो चारों तरफ से, पांचों तरफ से हिल्स से, पहाड़ियों से सराउंडेड थी। इसके बाद जो पाटलिपुत्र था वो सराउंड करता था नदियों से। पटना जो है, पाटलिपुत्र जो है वो नदियों से सराउंड करता था। नदियाँ कौन सी थी, गंगा, गंडक, घाघरा और एस, 3GS। ठीक है, तो GS3 ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, तो गंगा, गंडक, घाघरा और सोन, इन नदियों से सराउंडेड था पाटलिपुत्र। तो इसे बिल्कुल एकदम जल दुर्ग कहा जाता था कि ये एक जल दुर्ग है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी ज्योग्राफी में। राजा बहुत ही पावरफुल थे,
सभी मीन्स लगाते थे, पावर, फेयर एंड फाउल, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए। उसके बाद जोग्राफी हमने देखी, फर्टाइल सॉइल था, फर्टाइल सॉइल से एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। आयरन डिपॉजिट्स ह्यूज थे, तो यहाँ से वेपन्स इफेक्टिव हुए। जो कैपिटल थी राजगीर और पाटलिपुत्र, ये 5 हिल्स और रिवर्स से सराउंडेड थी, तो इसकी वजह से कोई भी एनिमी यहाँ पर इजीली अटैक नहीं कर पाता था। इसके बाद जो गंगा थी, गंगा से ये ट्रांसपोर्ट करते थे और यहाँ से एग्रीकल्चर फैसिलिटी भी इन्हें उपलब्ध होती थी। तो गंगा नदी के थ्रू ये गंगा नदी को एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, ठीक है। गंगा नदी में ट्रैवलिंग करते थे विद हेल्प ऑफ बोट्स, वहाँ से ट्रेड भी किया करते थे, ठीक है। और इसके अलावा जो नदी का पानी है उसे एग्रीकल्चर की फैसिलिटी में यूज़ भी किया करते थे। तो ये भी एक कारण रहा मगध की सक्सेस का कि इन्हें पानी भी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग आर्मी ये लोग मेंटेन किया करते थे। हमने देखा था कि धनानंद और महापद्मानंदा ये लोग बहुत ही बड़ी आर्मी को मेंटेन किया करते थे। और धनानंद के टाइम में तो अलेक्जेंडर ने अटैक भी किया था इंडिया पर, लेकिन धनानंद को अटैक वो नहीं कर पाया था क्योंकि उसकी आर्मी ने रिट्रीट कर दिया था, ये देखकर कि धनानंद की आर्मी बहुत बड़ी है। तो स्ट्रॉन्ग आर्मी ये मेंटेन किया करते थे। अबंडेंस ऑफ टिम्बर, लकड़ी बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर अवेलेबल थी और लकड़ी की हेल्प से ये जो नाव हैं, बोट्स ये हैं, ईज़िली मैन्युफैक्चर कर लिया करते थे। तो बोट्स बनाने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी क्योंकि यहाँ पर लकड़ी बहुत ही अबंडेंस में थी। यूज़ ऑफ एलिफेंट्स इन वॉर, ये पहला समय था जब हाथियों को सबसे पहली बार लड़ाई में, युद्ध में मगध एम्पायर ने यूज़ किया था। और प्रिसाइजली हम अगर बात करें तो ये जो नंदा डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी के राज में हाथियों का इस्तेमाल पहली बार लड़ाई में किया गया था और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हुआ। इसके बाद रेनफॉल यहाँ पर बहुत ही अच्छी होती थी। तो ये कुछ कारण थे जिनकी हेल्प से मगध को सक्सेस हासिल हुई। तो एक बार फिर से रिकैप देख लेते हैं इसका। मगध की सक्सेस के कॉजेज़ क्या थे? जो राजा थे वो बहुत ही ग्रेट थे, बहुत ही पावरफुल राजा थे, सारे मीन्स लगाते थे, पावर, फेयर एंड फाउल। जोग्राफी की एडवांटेज थी, फर्टाइल सॉइल था, आयरन के डिपॉजिट बहुत ज़्यादा थे, कैपिटल जो राजगीर थी वो 5 हिल्स से सराउंडेड थी और अजाशत्रु ने तो इसे फोर्टिफाई भी कराया था राजगीर को। पाटलिपुत्र जो है वो गंगा, गंडक, घाघरा और सन नदी के चारों तरफ ये नदियाँ बहती थीं, तो वो जल दुर्ग की तरह थी, कोई भी एनिमी पेनिट्रेट नहीं कर सकता इसे। जो रिवर गंगा थी वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती थी और उसका पानी एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता था। जो राजा थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी को मेंटेन करते थे। लकड़ी, टिम्बर बहुत ही अबंडेंस में मिलती थी, तो बोट्स इजीली मैन्युफैक्चर हो सकती थी। हाथियों का लड़ाई में इस्तेमाल पहली बार यहाँ पर हुआ और रेनफॉल बहुत अच्छी हुई। तो ये सारे कॉजेज़ थे मगध के सक्सेस के। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन्स, पर्सियन या फिर ईरानियन इन्वेजन, मैसेडोनियन या फिर ग्रीक इन्वेजन। तो ये अगला नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फॉरेन इन्वेजन्स का। थैंक यू।